नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है प्रसून शर्मा जी की। इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली में भाग्य भाव में राहु है और भाग्येश मंगल कुंडली के लग्न में देव गुरु पंचम में और भाग्य भाव और भाग्येश और राहु सब पर गुरु की दृष्टि है, कैसा प्रभाव होगा? देखा जाए तो मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जन्म कुंडली के नवम भाव में पापक ग्रह का होना श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। जैसा कि आपने बताया कि भाग्य भाव में सिंह लग्न की कुंडली में भाग्य भाव में मेष राशि होती है और भाग्य भाव में राहु भाग्येश का लग्न में होना, इससे राहु को बल जा रहा है और देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य कारक हैं उनकी दृष्टि का पड़ जाना। अब देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में शनिवत राहु एक सूत्र आया है। राहु कैसे हैं? तो शनिदेव के समान है। अब नवम में शनिदेव हों और ऐसे शनि पर गुरु की दृष्टि हो तो महाभाग्यवान योग बनता है। तो वैसे ही राहु का नवम में होना, भाग्य भाग्येश इन सबों पर भाग्य कारक की दृष्टि का पड़ जाना ये अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ये स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाली है। सत्येंद्र अस्थाना जिन्हें पूछा है, लग्नेश और लाभेश की युति कुंडली के लाभ भाव में है, मेष लग्न की कुंडली है और शनि मंगल लाभ भाव में है, तो कैसा प्रभाव देंगे? देखा जाए तो जन्म कुंडली में लग्नेश जब भी कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी के साथ अपनी युति बनाता है तो उस भाव का जो प्रभाव है वो लग्नेश के साथ जुड़ता है। लग्नेश का भी प्रभाव उस भाव के भावेश पर पड़ता है, पर उस भाव के भावेश का प्रभाव लग्नेश पर भी पड़ता है। अब लाभ भाव जब संबंध बनेगा, लाभ भाव के स्वामी और लग्नेश की युति होगी तो सीधी सी बात है कि जातक के जीवन काल में अत्यधिक लाभ कमाने की चाहत जागृत होगी और ये तो घटित ही हो रहा है लाभ भाव में। अब ज्योतिष शास्त्र का एक और कथन है कि लग्नेश जहां होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो लाभ भाव में जब लग्नेश होंगे तो लाभ की वृद्धि करेंगे और लाभ भाव के स्वामी के साथ ही जब युति बनाए हुए हैं तो सीधी सी बात है अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि शनि और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में विस्फोटक योग भी कहा गया है। ऐसा जातक का दिमाग बड़ा ही तीव्र होता है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। पर लग्न पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, तीसरी दृष्टि, ये भी एक विचारणीय तथ्य रहेगा कि जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्य को ये कहीं ना कहीं विलंबित करेंगे। अब यहां एक और भी विचारणीय तथ्य है, जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो छठे से छठा है। फलतः यहां शनि मंगल की युति जातक के जीवन काल में दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति को भी दर्शाता है और साथ ही साथ ऐसे जातक के जीवन काल में एक से अधिक ऑपरेशन को भी प्रदर्शित करता है। तो इसे ऐसे आप समझ लीजिए कि यह युति लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक के जीवन काल में यह युति धन लाभ कराने वाली है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को भी देने वाली है। राम कृपाल पुरोहित ने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में दशम भाव में नीच के शनि हैं, कार्य क्षेत्र में लगातार संघर्ष बना हुआ है, मंगल नवम में है, तो क्या शनि का नीच भंग होगा और क्या संघर्ष से मुक्ति मिलेगी? कर्क लग्न की कुंडली में दशम भाव में नीच के शनि, सीधी सी बात है कि कर्क लग्न की कुंडली में अष्टमेश बनते हैं शनिदेव और जाकर के यदि दशम में बैठे हों तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में संघर्ष तो निसंदेह बढ़ाकर के ही रखेंगे। हालांकि आपने कहा है कि दशमेश जो मंगल हैं वो कुंडली के नवम में बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो सीधी सी बात है कि भाग्य भाव में
कर्म भाव के मालिक का बैठना तो बहुत अच्छा है। अब बारी आती है कि जैसा आपने पूछा शनिदेव का नीचत्व तो भंग होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि शनिदेव का नीचत्व तो भंग हो जाएगा। पर गौर करिए कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठा ग्रह चाहे उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ती हो या न पड़ती हो, सिद्धांत यही है कि उसका सीधा प्रभाव लग्न पर पड़ेगा और लग्न पर पड़ने के कारण शनिदेव हर कार्य में विलंब उत्पन्न करेंगे। अब अष्टम पति बनकर के जाकर के 10वें में बैठेंगे तो वैसे ज्योतिष शास्त्र में इसको दिवालिया योग भी कहा गया है, जब दशमेश कुंडली के तृक भाव में जाकर के बैठ जाते हैं। गौर करिए, मैंने बीते दिनों एक सूत्र बताया था, तो 10वें भाव को धन त्रिकोण का लग्न बताया था। अब यह भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में केंद्र के सभी भावों में सबसे महत्वपूर्ण भाव 10वें भाव को माना गया है, वैसे ही त्रित्रिकोण के भावों में 9वें को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो जन्म कुंडली के 10वें में शनिदेव जो कि नीच राशि में बैठे हुए हैं, जीवन में आपके संघर्ष की वृद्धि कराने वाले बड़े बनेंगे, संघर्ष को बढ़ावा देंगे। परंतु जैसा आपने पूछा नीच भंग हो गया है। नीच भंग बस वैसे ही है जैसे बारिश में छाता, इससे बारिश तो नहीं बंद होने वाली है। छाता लगा लेने से बारिश तो बंद नहीं हो जाएगी, हाँ उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी, फिर भी ये संघर्ष की स्थिति रहेगी। अब रही बात कि क्या संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भाग्य भाव में मंगल का होना, कर्मेश का जाकर के भाग्य भाव में होना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से निसंदेह जीवन काल में चीजें हासिल कर ही लेगा, जो उसको चाहिए वो उसको प्राप्त अवश्य ही हो जाएगी। आस्था सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है जन्म कुंडली में सूर्य से दूसरे भाव में सूर्य और बुध है, ये वेशी योग है पर राहु की दृष्टि है गुरु बुध पर, तो क्या यह योग फलित होगा? जन्म कुंडली में सूर्य से दूसरे भाव में जब भी कोई शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा को छोड़कर, अगर चंद्रमा भी हैं तो बाकी के तब भी कोई ग्रह होने चाहिए, चंद्रमा से बेसी योग नहीं बनता है। तो चंद्रमा को छोड़कर यदि कोई ग्रह है तो बेसी योग बनता है। और जैसा कि आपने कहा कि दूसरे भाव में गुरु और बुध हैं, गुरु और बुध, आपने सूर्य और बुध को दो बार लिख दिया है, तो गुरु और बुध हैं, ठीक है। गुरु और बुध की युति का दूसरे भाव में होना बहुत ही बढ़िया योग है, ये रुद्र योग है और इस पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना। देखिए मैं आपको बता दूं कि योग के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी, कोई संशय नहीं है कि ये जो योग है, जब किसी राजयोग पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो राजयोग और मजबूत हो जाता है। जब किसी दुर्योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उस दुर्योग के दुष्प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। वैसे ही जब किसी राजयोग पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उस राजयोग के प्रभाव में, अच्छे प्रभाव में न्यूनता आती है, कमी आती है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस योग में थोड़ी कमी तो आ जाएगी, लेकिन यहां गौर करिए कि राहु की दृष्टि भी इन ग्रहों पर पड़ना अपने आप में बड़ा मायने रखता है। राहु बुध की युति, अब गुरु बुध की युति, अब ये देखिए कि बुध चूंकि संचालित होने वाला ग्रह है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि बुध संचालित होने वाला ग्रह है, वो बालक ग्रह है, तो वो जब किसी ग्रह के सानिध्य में होता है तो उसी ग्रह के समान स्वरूप बनाता है। अब ये देखिए कि कुंडली में बुध और गुरु में अंश बल से बली कौन है। अगर गुरु बुध को संचालित कर रहे हैं, यानी गुरु के पास बल ज्यादा है, तो उस अवस्था में राहु की दृष्टि यदि पड़ भी जाती है इन दोनों की युति पर तो इससे नुकसान नहीं। हाँ, अगर ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली में और भी कुछ ग्रह स्थितियां कमजोर हो, जातक का चतुर्थ भाव पीड़ित हो, यानी गलत संगति में वो आ जाए, तब गलत आदतों का भी वो शिकार हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, उसका चतुर्थ भाव अच्छा है, मित्र भाव उसका अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो युति है इस पर राहु की दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जातक की वाणी में थोड़ी कड़वाहट, अब छोटी छोटी परेशानियां आ सकती है, भाई पापा ग्रह की दृष्टि है, लेकिन धन के मामले में कोई कमी नहीं कही जाएगी। जातक ये न के न प्रकारेण धन अर्जित कर ही लेगा। ममता चौरसिया जी ने पूछा है, मेरी बेटी की कुंडली कर्क लग्न की है और लग्न में ही चंद्रमा केमद्रुम योग में है और शनि से दृष्ट भी है, कैसा प्रभाव होगा? अब देखा जाए तो एक तो केमद्रुम योग जैसा कि आपने कहा है, और ऊपर से केमद्रुम योग में पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, ये एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए कि कहीं इस जन्म कुंडली में सूर्य भी पीड़ित तो नहीं है, रात्रि का जन्म तो जातिका का नहीं है, नौमांस में सूर्य नीच के तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो पर्याप्त पीड़ित आपने बता दिया है, चंद्रमा के मद्रुम में भी ग्रसित और ऊपर से शनि की दृष्टि से दृष्ट। हालांकि ज्योतिष के एक और भी सूत्र यहां हैं जिसको समझने की आवश्यकता है कि स्वगृही चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी अच्छा फल देने वाली होती है। परंतु जैसा मैंने कहा, मेरी बात को और ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए कि कुंडली में सूर्य पीड़ित तो नहीं है,
जन्मांक और नवमांश में, सूर्य जन्म रात्रि का तो नहीं है। सूर्य अगर कमजोर होंगे कुंडली में तो फिर उस अवस्था में ये डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न कराएगा। फिर जातिका के लिए, आपकी बेटी के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये मानसिक अशांति, और ये ऑलरेडी के मद्रुम योग और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के कारण मानसिक अशांति की स्थिति तो है ही है। अगर सूर्य भी कमजोर हो गए तब तो फिर ये रोग की शक्ल ले लेगा, दवा तक जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तो हाँ, ये मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला है। जातिका को शिव जी की आराधना करानी होगी, भोलेनाथ पर दूध जल और काला तिल मिलाकर के चढ़वाना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा राहु पर शनि की दृष्टि है, कैसा प्रभाव होगा? मेरे बेटे की कुंडली में ये योग है, गलत संगति में पड़ गया है। कुंभ लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा राहु, तो कुंभ लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में चंद्रमा राहु पर शनि की दृष्टि, देखिए इससे देखा जाए तो चंद्रमा यदि राहु से युति बना ले जन्म कुंडली के दूसरे भाव में तो ऐसे जातकों को शराब की लत लग जाती है, लत लग जाती है, और ऊपर से चंद्र ग्रहण योग पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, अभी अभी जो पहले इससे पूर्व इस सूत्र की चर्चा किया मैंने, अब देखिए कि कुंडली में कहीं सूर्य भी पीड़ित तो नहीं है। अब एक बात तो तय हो गया कि जातक अपनी माता की नहीं सुनेगा, चंद्रमा इसका पूरी तरह पीड़ित है। अब देखिए कि कहीं सूर्य भी तो इसका पीड़ित नहीं है। अगर सूर्य भी पीड़ित हुआ तब तो आपकी भी नहीं सुनेगा, और जन्म कुंडली का दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का भाव होता है, फिर पैतृक संपत्ति का भी नाश करेगा। देखिए ऐसी स्थिति मान लिया जाए दिखाई पड़ जाए, आपके बच्चे की कुंडली में है, अब बच्चा तो आप ही का है, आप उसको बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्या करें? अगर इस तरह की स्थिति किसी कुंडली में दिखाई पड़ रही हो तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करिए, कुछ बनाइए। सपोज करिए कि आपके पास पैतृक संपत्ति है, आपके द्वारा बनाई हुई है, आपके दादा परदादाओं की संपत्ति है, वो सीधा सीधा इस बच्चे को कभी न मिल पाए। कुछ ऐसा क्लॉज तैयार कराइए कि वो क्योंकि इस अवस्था में जब ऐसी स्थिति है तो ये पूरी संपत्ति बेच देगा, बर्बाद कर देगा। कुंडली के योग तो यही कहते हैं। तो कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाएं जिससे सीधा वो संपत्ति इस जातक का न हो जाए, उस पर अधिकार न पाए। अभी तो छोटा बच्चा है, मैं आगे के लिए, भविष्य के लिए कह रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं ये भी मानता हूं कि कभी वो सुधरने वाला नहीं है? अभी तो निर्भर करता है उसकी जन्म कुंडली में दशा इत्यादि कैसी है, परंतु हाँ, ये जो युति है, ये जो स्थिति है, इसमें सुधार बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक तो मुहर लग गई ना, शनि राहु चंद्रमा की युति, ये अपने आप में द्वितीय भाव में प्रबल जातक को शराबी बनाने वाली है। शनि की दृष्टि से उस पर मुहर लग गई कि शायद छूटे भी ना। तो यही ध्यान रखिएगा कि इसके बच्चे के हाथ वो संपत्ति जो पैतृक है वो ना आए, न तो उसका भी नुकसान करेगा। आभा बंसल जी हैं, इन्होंने पूछा है सिंहलग्न की कुंडली में पंचम भाव में शनि पर गुरु और राहु की दृष्टि है, विवाह को 4 साल हो गया, क्या संतति सुख प्राप्त होगा? सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव में शनि पर गुरु और राहु की दृष्टि है। एक कमाल की बात बताता हूं कि सिंह लग्न वालों की संततियां भी कम होती हैं। अब बारी आती है कि सिंह लग्न की कुंडली के पंचम भाव में शनि पर गुरु और राहु की दृष्टि है। तो सिंह लग्न की कुंडली में पंचम भाव में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि होती है। अब धनु राशि में के स्वामी कौन बनते हैं? देव गुरु बृहस्पति। अब आपने जैसा सूत्र मुझे बताया कि गुरु और राहु, अब ये समझने की आवश्यकता है कि क्या इस कंडीशन में शनि और राहु में से कोई ऐसा ग्रह भी है जो गुरु से संबंध बना रहा है? यानी गुरु की दृष्टि यदि शनि पर पड़ रही है तो क्या शनि की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है? क्योंकि इसमें 2 बातें लागू हो जाएंगी। ऑलरेडी राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि से एक बात तो तय हो गया कि भाव पीड़ित हुआ। अब भावपति और भावकारक देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब शनि की दृष्टि या राहु की का संबंध अगर गुरु से बन रहा है तब ये बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है, तब संतति सुख बाधित दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से। हालांकि मैं ना नहीं कह रहा हूं, इसे पूरी तरह से दोनों पति पत्नी की कुंडली को मिला करके समझ करके ही तय किया जा सकेगा, लेकिन आपने जितनी बात कही है उसमें संतति सुख तो बाधित ही दिखाई पड़ती है। क्योंकि आपके, अच्छा एक और सूत्र सुनिए, अभी पूर्व में एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के पंचम में अकेला शनि भी कम से कम एक पुत्र संतति देने में सक्षम है, यह सूत्र कहता है। गुरु की दृष्टि का पंचम पर पड़ना भी संतानोत्पादन में सहयोगी है, पर राहु की भी दृष्टि है। अब चूंकि यहां भावपति, भावकारक तीनों पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा आपकी प्रश्न से मुझे समझ में आ रहा है। अगर गुरु भी कहीं पापग्रह से पीड़ित हो रहे हैं तब तो मुश्किल होगा। ऐसी अवस्था में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, प्रदोष का व्रत करना चाहिए, गुरुवार का भी व्रत कर सकती हैं। याद रखिए संतान गोपाल का मंत्र इत्यादि जब जो भी पूजा पाठ उपाय बताए गए हैं वो दोनों पति पत्नी दोनों श्रद्धा के साथ करें। कुल देवता और पितरों के नाम से रोज घी का दिया जलाइए, उनसे प्रार्थना करिए वंश वृद्धि के लिए। अगर वो प्रार्थना आपकी सुन ले तो बात बन सकती है।
मीरा सैनी जी हैं, इन्होंने पूछा है मकर लग्न की कुंडली है और लग्नेश शनि मृत और केंद्र खाली है, जीवन में बहुत संघर्ष है, क्या उपाय करूं। देखिए, पहले तो मकर लग्न की कुंडली का होना ही अपने आप में संघर्ष की कहानी को कहता है। ऊपर से जब कुंडली के केंद्र के चारों भाव खाली हो जाते हैं तो जातक के जीवन काल में उसकी सफलता बाधित हो जाती है। और ऊपर से आपने कहा कि शनिदेव भी मृत अवस्था में आजीविका के कारक ग्रह हैं, कहीं ना कहीं कुंडली में शनिदेव को ही माना गया है। अब सबसे पहले तो आप अपने शनि को बलि करिए, उसके लिए शनि के मंत्र का, बीज मंत्र का जप करिए। और बाकी आपकी जो कुंडली मकर लग्न की है, इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र हैं। अब देखिए, लग्नेश के कमजोर हो जाने से यह बात समझ लीजिए कि उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि लग्नेश के कमी की भरपाई नहीं हो सकती, केंद्र के खाली होने की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जिन चीजों को हम जागृत कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही। तो वो है कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह, वो शुक्र है। तो शुक्र को भी अगर हम जागृत कर लें तो उससे बात बन सकती है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में जो एकदम से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसमें थोड़ी कमी तो आ ही सकती है। तो आप शनि के मंत्र का जप तो करिए ही, शुक्र की स्थिति को देखिए। अगर शुक्र थोड़ी अच्छी स्थिति में हो, कुंडली के किसी अच्छे भाव में हो, तो आप चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला या शुक्र का रत्न उपल या हीरा धारण करके शुक्र को बलि करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करना, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करना, साफ सुथरे वस्त्र को पहनना इत्यादि। तो शुक्र को बलि करके भी आप अपनी जन्म कुंडली को बलवान कर सकती हैं। या बलवान तो नहीं मैं कहूंगा, बलवान शब्द गलत हो जाएगा, आप अपनी कुंडली से लाभ ले सकती हैं, संघर्ष में थोड़ी कमी ला सकती हैं। साहिल कुशवाहा है, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न की कुंडली के लग्न में ही सूर्य और दशम में गुरु का कैसा प्रभाव होगा। सिंह लग्न की कुंडली के लग्न में ही सूर्य और गुरु का, दशम में गुरु का, असल में देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में सफल अमल कीर्ति योग, यह योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में जब लग्न से दशम में या चंद्रमा से दशम में कोई शुभ ग्रह हो तो उसे ज्योतिष शास्त्र में सफल अमल कीर्ति योग या अमला योग कहा गया है। तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन असल में यह केवल इन्हीं दो ग्रहों से नहीं बनता। एक तो साधारण तर्क तो यही है, जैसा आपने कहा सूर्य से दशम में अगर गुरु हैं तो यह सफल अमल कीर्ति योग है। किसी भी ग्रह से जब दशम में कोई शुभ ग्रह होता है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, यह अपने आप में एक राजयोग है। इसी को हम सफल अमल कीर्ति योग कहते हैं, ये बहुत बढ़िया योग माना गया है। तो आपने जैसा मुझसे प्रश्न पूछा है कि दशम सूर्य और गुरु का चौथे दसवें का संबंध, यह अत्यंत श्रेष्ठ है, सफल अमल कीर्ति योग है। राजकुमार पौडेल, इन्होंने पूछा है मेरी बहन की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, राशि भी वृश्चिक है, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है और अभी तक विवाह की स्थिति नहीं बन पाई है। गुरु कुंडली के पंचम में स्वराशि के हैं, विवाह होगी। बहन की कुंडली वृश्चिक लग्न और राशि भी वृश्चिक ही है। इस समय वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी विषम राशि में। जब सम राशि में वो प्रवेश करेंगे यानी वृषभ राशि में, तो वृषभ से अगर आप गिनिए तो उस अवस्था में वृश्चिक से गिनिए पहले, तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अभी देव गुरु बृहस्पति 1 मई को जब राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी बहन की कुंडली के हिसाब से, गोचर कुंडली के हिसाब से सप्तम में उनका संचरण हो जाएगा। तो ये विवाह की स्थिति उत्पन्न करने वाला समय होगा। वैसे तो देखा जाए तो शनि की ढैया वृश्चिक राशि को चल रही है वर्तमान समय में, जो कहीं ना कहीं परेशानी, बाधाओं की सूचना है। पर रही बात की एकदम से, अब देखिए सप्तम पर शनिदेव की दृष्टि के चलते ही विवाह विलंबित होता है, तो वो तो हो रहा है, होगा, बट फिर भी एक गोचर में योग आ रहा है। ये और गहराई का विषय है, समझने का विषय। इसके लिए जन्मांक कुंडली को पूरी तरह समझना, नवमांश को समझना बेहद आवश्यक होता है। पर जितनी बातें मैं समझ सकता हूं उसके आधार पर आपको बता देता हूं कि अभी गोचर कुंडली में स्थिति बन रही है विवाह की। आप लोग अगर प्रयत्नशील हैं तो करिए, और बाकी जातिका से गुरुवार का व्रत कराइए, 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके गुरुवार को स्नान कराइए, इससे फायदा होगा और विवाह से संबंधित जो भी बाधाएं, परेशानियां हैं वो दूर होंगी। हिमांशी मुखर्जी, इन्होंने पूछा है मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही मंगल और षष्ठेश बुध की युति है और कैसा प्रभाव होगा। मेरी राशि मकर है, मैं बहुत परेशान रहती हूं। सीधी सी बात है कि तो परेशानी की ही सूचना है। जब लग्न में, अभी थोड़ी देर पहले, शायद पहले या दूसरे प्रश्न पर मैंने इसका जवाब दिया था कि लग्नेश जिस ग्रह के साथ होगा, जिस भाव के भावेश के साथ होगा, उसके समान स्वरूप बनाएगा और वो भाव का भावेश भी। तो यहाँ षष्ठेश के साथ एक तो युति है और लग्न में ही है, तो सीधी सी बात है, लग्न है आपका व्यक्तित्व। अब वहां रोगेश लग्नेश से युति बना दे, पहले तो ये आजीवन रोग, अज्ञात भय,
परेशानी, हालांकि मंगल बुध की युति बहुत अच्छी मानी गई, इस पर भी मैंने एक सूत्र बनाया था कि मंगल और बुध में देखिए किसका बल अधिक है, लेकिन यहां षष्ठेश की बात चल रही है। तो षष्ठेश बनकर के लग्नेश के साथ लग्न में युति बनाए हुए है, तो ये कष्ट की स्थिति है और ऊपर से भी 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, तो ये आपके मूल परेशानी का कारण है और ये परेशानी तो अभी जारी ही रहेगी। यानी एक तो भी शनि की 7.5 की आखिरी ढैया समाप्त हो जाए जो मार्च 2025 में समाप्त होगी, और ऊपर से लग्नगत मंगल और बुध की युति। आप सबसे पहले तो अपने बुध को हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, गणेश जी की आराधना करिए, इससे आपको कुछ राहत होगा और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, अज्ञात भय, तमाम तरह की जो भी परेशानियां हैं उसमें आपको राहत मिल जाएगी। और मंगेश सामंत जी हैं, इन्होंने पूछा है वृष लग्न की कुंडली में लाभ भाव में मीन राशि है, 12वें भाव में चंद्रमा और 10वें में गुरु हैं, तो क्या लाभ शुभ कर्तरी योग में है? धन की स्थिति कैसी होगी? जी हां, बिल्कुल लाभ आपका शुभ कर्तरी योग में है। देखा जाए तो जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा और यहां 10वें में देवगुरु बृहस्पति और लाभ भाव में मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को शुभ कर्तरी योग में डाले हुए हैं और कुंभ राशि में होने के चलते करकवत उच्च के समान फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति को माना गया है कुंभ में, और ऊपर से जन्म कुंडली के 10वें में वो कारक भी हैं, क्योंकि यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन पर, 7वीं दृष्टि चतुर्थ पर और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है, तो जातक को रोग रिपुण से भी मुक्ति दिलाते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख देते हैं, धन आगमन धन संचयन खूब होता है जीवन काल में, तो ये बहुत अच्छा है। और ऊपर से जन्म कुंडली का लाभ भाव यदि शुभ कर्तरी योग में आ गया है तो ये और अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, अब यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आपने सिर्फ इतनी ही बातों की चर्चा की है। अब देखिए, कहीं मान लीजिए कि जन्म कुंडली के लग्न में ही सूर्य बैठे हो, तब यानी यदि आपका चंद्रमा सूर्य के करीब पहुंच रहा हो तब, तो चंद्रमा फिर पीड़ित हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना है कि मैंने सिर्फ चंद्रमा को सुन करके चंद्रमा के आधार पर शुभ कर्तरी योग तो कह दिया, लेकिन बात इससे पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह देखना जरूरी है कि चंद्रमा कहीं पापग्रह तो नहीं बन रहा है। चंद्रमा यदि पापग्रह बन रहा है तो फिर शुभ कर्तरी योग घटित नहीं होगा, और चंद्रमा यदि पापग्रह नहीं बन रहा है तो फिर ये 100% शुभ कर्तरी योग है, अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली में जिस भाव में शुभ कर्तरी योग लग जाए उस भाव की वृद्धि हो जाती है, वो भाव बेहद बलवान हो जाता है और उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ फल की प्राप्ति जातक को जीवन काल में उसके होने लगती है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आज जितने भी प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, ये जिनके प्रश्न थे उनकी जिज्ञासाएं तो शांत हुई होंगी, लेकिन ये प्रश्न ऐसे थे कि लगभग सार्वभौमिक के करीब ही थे, यानी आप बहुत से लोग इन प्रश्नों से लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप अपने प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने प्रश्न कमेंट में अवश्य लिखिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।